वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के आज आपके चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जिसके लेखक तिसानी दोषी हैं, उसका हमने शानदार हिंदी ट्रांसलेशन जिसमें हमने आपके उन पैराग्राफ्स को हाईलाइट किया है जो कि आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और साथ ही ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का हमने आप लोगों के लिए हाथ से लिखकर और पूरे शानदार ट्रिक के साथ में इसके नोट्स भी बनाए हैं पीडीएफ के रूप में, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप नोट्स वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इस चैप्टर को समझ लेते हैं ताकि आपको ये जो नोट्स हमने बनाए हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बना और क्यों कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, हमने आपके क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का शानदार यहाँ पर आपकी हिंदी ट्रांसलेशन प्रिपेयर किया है। और ये जो बिफोर यू रीड लिखा हुआ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि ये बात किसके लिए कही गई है। If you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go to। अब यहाँ पर कहा गया है कि यदि आपको पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानना है तो अंटार्कटिका ऐसा स्थान है जहाँ की यात्रा की जानी चाहिए। ये बात बॉन वॉइस ने कही गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky। aboard का मतलब जहाज पर सवार होकर, रिसर्च यानी अनुसंधान, वेसल यानी जहाज। इस वर्ष के शुरुआत में मैं एक रूसी अनुसंधान जहाज या पोत जिसका नाम अकादमिक सोकल्स्की था पर सवार होकर, उस पर मैं सवार होकर हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट, विंडिस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि अंटार्कटिका के बारे में क्या बताया गया है कि अंटार्कटिका इस दुनिया का सबसे ठंडा शुष्क पवनों वाला महाद्वीप है। उस ओर हेडिंग यानी जा रही थी। अब ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनता है यहाँ पर। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर्स। मेरी यात्रा भूमध्य रेखा से 13.09 अंश उत्तर मद्रास के समीप से प्रारंभ हुई और उसमें 9 समय क्षेत्र, 6 चौकियां, 3 जलपिंड और कम से कम इतने ही जीवमंडल पार करने थे। यहाँ पर आपको पता है इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा, इन्वॉल्व यानी शामिल होना, जोन्स यानी क्षेत्र, चेक पॉइंट्स यानी चौकियां। ये क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप में। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship। ये 100 hours आपके MCQs में पूछा जा सकता है। जिस समय मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पैर रखा उससे पहले मैं कार, वायुयान, जलयान सब मिलाकर 100 घंटे की यात्रा कर रही थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन वॉज रिलीफ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हॉराइजन का मतलब है क्षितिज, आकाश, और अनइंटरप्टेड का मतलब होता है अविरल, हस्तक्षेप रहित। ये शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसकी पहली इमोशन क्या थी। जैसे उसने पैर रखा तो क्या भावना थी उसकी।
इसलिए अंटार्कटिका के विस्तृत सफेद भूदृश्य व अविरल नीले क्षितिज को देखकर मुझे पहले तो रात का अनुभव हुआ, कैसा महसूस हुआ क्वेश्चन है, और इसके पश्चात गहरा आश्चर्य हुआ। वहां पर फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, ये मैंने भी बताया किस बात का वंडर हुआ, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। यहाँ पर दिया हुआ है, यह बड़ी विस्मय की बात है कि उसकी जो इमेंसिटी है, इमेंसिटी का मतलब होता है अनंतता, और आइसोलेशन यानी कि बिल्कुल अलग थलग होना, और लैंड मैस यानी भूपिंड। तो यहाँ पर लेखिका हमें बताती कि ये विस्मय उसकी अनंतता, उसके अलगाव और मुख्यतः इस बात से था कि कभी ऐसा हुआ होगा जब भारत और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास यानी कि एक ही भूपिंड का हिस्सा रहे होंगे। अब यहाँ पर आपके शॉर्ट आंसर टाइप है जो मैंने बताए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day। 65 करोड़ वर्ष पहले वर्तमान अंटार्कटिका के चारों तरफ एक विशाल एकीकृत महाद्वीप गोंडवाना वर्तमान में जिसे वास्तव में विद्यमान था, अराउंड द प्रेजेंट डे, कुल मिलाकर अंटार्कटिका, आज का जो अंटार्कटिका है इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा विशाल एकीकृत गोंडवाना स्थित था। ये हमें बता रहा है, ध्यान देना कि इस समय जो अंटार्कटिका है इसके चारों तरफ एक एकीकृत महाद्वीप था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। Humans hadn't arrived on the global scene and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna। मानव का उस समय अस्तित्व में नहीं आया था और जलवायु बहुत गर्म थी जिसमें विभिन्न प्रकार के बहुत से जंतु रहते थे तथा और वनस्पति भी थी। फ्लोरा एंड फोनो का मतलब होता है वनस्पति और जीव जंतु। अब देखिए यहाँ पर 400-500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। शॉर्ट आंसर टाइप में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडरवे, द लैंड mass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना, 50 करोड़ वर्ष तक गोंडवाना फलता फूलता रहा, थ्राइव्ड, यानी कि यहाँ पर गोंडवाना में जो मानव नहीं था लेकिन ये फलता फूलता रहा। परंतु उस समय जब डायनासोर मिट गए और स्तनधारियों मेमल्स यानी स्तनधारियों का युग प्रारंभ होने लगा, तो ये जो भूपिंड था ये देशों में विभाजित होने लगा और विश्व का जो स्वरूप ऐसा हो गया जैसा आज हम देखते हैं। यानी ये जो ग्लोब है ये उस समय जो डायनासोर गए उसके बाद में फिर अस्तित्व में आया, जो हम आज देशों में अलग अलग बटे हुए हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री टू गेट अ ग्रैस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। वे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंटार्कटिका में अब जाना उस इतिहास का हिस्सा बनना है और ये समझना है कि हम कहाँ से आए हैं और संभवतः हम किधर जा रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलेरियन फोर्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स। ये समानांतर पर्वतीय श्रृंखलाओं के मोड़ों और प्रारंभिक भौमिक युग में बने जो आपकी ग्रेनाइट सीड्स हैं, कवच हैं, के महत्व को समझना है।
यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि ये जो कोर्डिलरन है इसका अर्थ है समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, फोर्ज का मतलब है परतें, और प्री कैम्ब्रियन का मतलब है प्रारंभिक भौमिक युग, और सीड्स का मतलब है यहाँ पर कवच। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ ही ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। जो ओजोन और कार्बन का इवोल्यूशन यानी उद्भव और एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलोपन को समझना। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine, जब आप ये सोचते हैं कि ये 10 लाख वर्षों में हो सकता है तो सिर चकरा जाता है। आप देखिए यहाँ कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, South America drifting off to join North America, opening a direct passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the world. जरा आप कल्पना कीजिए, भारत उत्तर की ओर एशिया को कसकर धकेल रहा है और इसके भूपटल को पिचकाते हुए हिमालय बना रहा है। दक्षिण अमेरिका बहकर उत्तर अमेरिका से जा मिलता है और ड्रेक को खोलकर ठंडी ध्रुव चक्रीय धाराएं बनाते हुए गलियारे अंटार्कटिका को ठंडा व बंजर और विश्व के निचले भाग में रखते हुए यहाँ पर वो बताता है हमें कि आप इसी कल्पना कीजिए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's totalized volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination. मेरे जैसे सूर्य के उपासक दक्षिण भारतीय के लिए ऐसे स्थान में जहाँ पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% स्टोरेज है, भंडार है, वहाँ पर आपके लिए ये समय निकालना, वो भी 2 सप्ताह व्यतीत करने की संभावना से ही चिलिंग प्रोस्पेक्ट कब कभी छूट जाती है। यह कब कभी न केवल रक्त संचरण तंत्र और उपापचय के कार्य में ही नहीं बल्कि कल्पना में भी आ जाती है। वॉल्यूम यानी भंडार, चिलिंग यानी कब कभी पैदा करना, और सर्कुलेटरी यानी रक्त संचार तंत्र, मेटाबॉलिक यानी उपापचयी फंक्शन यानी कार्य। But also for the imagination, it is like walking into a giant ping pong ball. यह एक टेबल टेनिस पिंग पोंग बॉल यानी टेबल टेनिस के खेल की गेंद, जो विशाल गेंद है उस पर चलने के समान है। डिवोइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी मानव की चिन्हकारी वस्तुएं नहीं मिलेगी, ना टेनिस की, न यहाँ पर आपके पेड़ हैं, न यहाँ पर सूचना पट्ट हैं, बिलबोर्ड्स हैं, और न यहाँ भवन हैं। द विजुअल स्केल रेंजेज, यहाँ पर पढ़ लिया था, यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड टाइम हियर। आप यहाँ पृथ्वी के संदर्भ के समस्त विचार और समय तक गंवा देते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। यहाँ पर आप पृथ्वी के सबसे छोटे, जो हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक के माध्यम से, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं संबंधी, जो आप देखते हैं वहाँ से लेकर माइटी यानी विशाल, सबसे विशालतम दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मिजेज एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स, यानी कि मच्छर और मिजेज और माइट्स यानी सूक्ष्म जीवाणु से लेकर आपको ब्लू व्हेल्स जैसे, एंड आइसबर्ग्स, एज बिग एज सेंचुरी कंट्रीज,
और आइसबर्ग्स यानी हिमखंड कितने बड़े, जैसे कि कोई देश हो, इतने बड़े देशों के जितने बड़े। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, सबसे बड़ा हिमखंड बेल्जियम जितना बड़ा है। डेज गो एंड गो यानी डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। सरियल यानी असंगत दृश्य और ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी, यानी कि यहाँ पर दिन हमेशा दिन रहता ही रहता है। दिन दक्षिणी गर्मी के प्रकाश में असंगत दृश्य पैदा करता हुआ 24 घंटे चलता रहता है, यानी कि अंधेरा ही नहीं हो रहा। एंड और इसके अलावा यहाँ पर यूबिक्विटस सर्वव्यापक, साइलेंस शांति फैली हुई है। यूबिक्विटस के अलावा साइलेंस यानी शांति। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल, यहाँ पर जो कभी कभी जो यहाँ पर एवलेंस आते हैं, एवलेंस यानी हिमस्खलन, जो बर्फ की शिलाएं टूटती हैं, गिरती हैं। और काविंग आई सीट, और इसके अलावा काविंग का मतलब होता है यहाँ पर आपके जो हिमनद के शिलाखंडों का टूटना, और कौन सी क्रेट्स यानी पवित्र बनाते हैं द प्लेस, स्थान को। इट्स एन इमर्सन डेट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। ये एक ऐसी तल्लीनता है, इमर्सन यानी तल्लीनता है, जो आपको भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में रहने के लिए विवश कर देती है। और जहाँ तक मनुष्य का संबंध है, प्रोग्नोसिस यानी पूर्वानुमान अच्छा नहीं है। जियोलॉजिकल का मतलब भूगर्भ विज्ञान संबंधी। ह्यूमन इम्पैक्ट, मानव प्रभाव यानी मानवीय प्रभाव। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। मानव सभ्यता को कुछ 12,000 साल के लगभग हुए हैं, जो भूवैज्ञानिक घड़ी में मुश्किल से कुछ सेकंड्स के समान हैं। We have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities। इस छोटे समय में हमने गांवों, कस्बों, शहरों, महानगरों के द्वारा थोड़ी उथल पुथल करते हुए प्रकृति पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। यहाँ पर पाल्ट्री का मतलब नगण्य, क्रिएट यानी उत्पन्न करना, रकस यानी उथल पुथल, एचिंग यानी निर्धारण करना, डोमिनेंस का मतलब प्रबलता, मेगा सिटीज यानी महानगर। हमने मतलब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव कायम कर लिया है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद आवर अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। मानव की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ने हमें दूसरी जातियों के साथ सीमित संसाधनों के लिए बैटलिंग यानी लड़ने को मजबूर कर दिया है। और जीवाश्म ईंधन के कभी कम न होने वाले दहन ने अब विश्व को कार्बन डाइऑक्साइड की परत से पूरा ढक लिया है, आच्छादित कर लिया है, और जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विश्व के तापमान में औसत वृद्धि कर रही है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट hotly contested environmental debates of our time। हमारे समय में पर्यावरण के बारे में सबसे ज़्यादा वाद विवाद का विषय जलवायु परिवर्तन है। क्लाइमेट चेंज, ये क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से बनता है, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अपने सभी देशों में अभियान चल रहा है। हर सरकार इस बात को उठा रही है और सभी लोग इस बारे में डिबेट करते हैं। विल द अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it?
क्या अंटार्कटिका की बर्फ की पश्चिमी परत पूर्ण रूप से पिघल जाएगी? क्या गल्फ स्ट्रीम की महासागरीय धारा विचलित हो जाएगी? क्या संसार का अंत हो जाएगा जैसा कि हम जानते हैं? यानी इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का दुष्प्रभाव यहाँ पड़ सकता है। मे बी, मे नॉट बी, आइदर वे, हो भी सकता है और नहीं भी हो, दोनों बातें हो सकती है। Antarctica is a crucial element in this debate not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. अंटार्कटिका इस वाद विवाद का एक निर्णायक विषय है, इसलिए नहीं कि यह संसार का एक ऐसा स्थान है जहाँ कभी इंसान नहीं रहा हो, बल्कि इसलिए है कि अपेक्षाकृत प्राचीन काल से ये क्या रहा हो, स्वच्छ रहा हो। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि आप लोग जो जनसंख्या है यहाँ पर कोई भी नहीं बसा, आज दिन तक यहाँ लोग नहीं रहे हैं, और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। बट मोर इम्पोर्टेंट because it holds in its ice cores half million year carbon records trapped in its layers of ice. If we want to study the and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is place to go. लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी हिम परतों में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन का लेखा जोखा अपनी बर्फों की परतों में समेटे हुए है। यदि हम पृथ्वी के प्राचीन, वर्तमान और भूतकाल का अध्ययन और परीक्षण करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए जाने को अंटार्कटिका ही सबसे उपयुक्त स्थान है इसका पता लगाने के लिए। Students on ICE, the program I was working with on the Sokolsky aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. ये अलग से लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन दिया जा सकता है। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम यानी बर्फ पर विद्यार्थी या हिम पर विद्यार्थी कार्यक्रम के अंतर्गत शोकस्की पर थी। इसका वास्तव में उद्देश्य था हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पृथ्वी के छोर पर ले जाना और उन्हें प्रेरणादायक शिक्षा से रिलेटेड शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना जो उनमें हमारे ग्रह को समझने के लिए एक नई समझ उत्पन्न कर सके। इट्स हैज़ बीन in operation for 6 years now, headed by Canadian Job Green, who got tired of carting celebrities and retired curiosity seekers who could only give back in a limited way. वो जो व्यक्ति था जो इसको चला रहा था, कैनेडियन जॉब ग्रीन, उसने सोचा कि ये पुराने जो लोग हैं, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, सेवा मुक्त व्यक्ति हैं, धनाढ्य हैं, जिज्ञासु वाले हैं, उनको ला ला कर वो थक गया था, क्योंकि ये एक सीमित तरीके से पृथ्वी को वापस कुछ दे सकते हैं। ये इनकी उम्र भी हो जाती है। वो चाहता है कि नए बच्चे आए जो अभी खा पी जिनका जीवन बचा हुआ है, उनको जागृति लाई जाए। विद students on ICE, he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. इसलिए वो चाहता था इसके द्वारा कि हिम पर जो विद्यार्थी कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, यानी कि जो भविष्य के पॉलिसी मेकर हैं, नीति निर्माता हैं, उनको लेकर आऊं जो यहाँ पर जीवन बदलने वाला अनुभव प्राप्त करें और जिस उम्र में हैं उस उम्र में वो हर बात को आत्मसात कर सकते हैं और सीखने को
तत्पर रहते हैं और इस धराधरती को भी वो जरूर कुछ न कुछ दे पाएंगे और वो वैसा एक्ट यानी कार्य भी कर सकते हैं। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। ये कार्यक्रम इतना सफल इसलिए रहा क्योंकि दक्षिण ध्रुव के निकट कहीं भी जाएं और इससे बिना प्रभावित हुए रहें, ये असंभव था। It's easy to be blessed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. अपने अक्षांश व देशांतर रेखाओं पर आराम से बैठकर ध्रुवीय हिम शिखरों के पिघलने के बारे में उदासीन होना आसान है। इसका मतलब है हम घर बैठे कोई कहे तो हमारे पग नहीं पड़ेगा, परंतु जब आप वहीं मौजूद हो, प्रत्यक्ष रूप से वहीं हो, जब आपके सामने हिम नदों को घटते हुए और हिम कगारों को ढहते हुए देखते हैं तो आपको लगने लगता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो तापमान बढ़ रहा है उसका खतरा वास्तविक है। अफेक्टेड प्रभावित होना, ब्लेज यानी उदासीन, लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं, विजिबली यानी प्रत्यक्ष रूप से, रिट्रीटिंग पीछेटना, आइस शेल्स बर्फ के कगार, कोलेप्सिंग यानी नष्ट हो जाना, डर जाना। तो फिर वास्तव में जब आंखों से इंसान देखता है तो उसको वास्तव में महसूस होता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। Antarctica, because of our simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. क्योंकि जो अंटार्कटिका है इसकी जो पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, वो बहुत सरल है और वहाँ जैव विविधता नहीं है, इसलिए वो इस अध्ययन के लिए आदर्श स्थान है कि वातावरण में थोड़े से परिवर्तन की कितनी अधिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो होने लगती है। यहाँ पर आपके दिया हुआ है जो रिपरकशन से प्रतिक्रियाएं हैं। इसका अर्थ है टेक द माइक्रोस्कोपिक पाइथोप्लैंक्टन दोज ग्रासेज ऑफ द सी डेट नोरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन। आप जो ये पाइथोप्लैंक्टन घास है, इसको समुद्री घास है, इस पर विचार कीजिए। वे समुद्री घास जो पूरे दक्षिणी महासागर की भोजन श्रृंखला को पोषण देती है और उसको कायम रखती है। नॉरिश यानी पोषण देना, सस्टेन यानी कायम रखना। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ। ये जो आपके एक कोशिकीय पौधे होते हैं, कौन से? फाइटोप्लैंक्टन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक कोशिकीय पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपभोग कार्बन को पचाने में करते हैं और प्रकाश संश्लेषण नाम की महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया भी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। साइंटिस्ट वार्न डेट फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द जो ये जानवर है आपके मरीन यानी समुद्री एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड द global carbon cycle. In the parable of the phytoplankton there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. यहाँ पर वो कहता है कि वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन परत में और अधिक डिप्लेशन यानी नुकसान हो जाएगा तो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिस क्षेत्र के सभी महासागरीय पशु पक्षियों का जीवन और विश्व कार्बन चक्र प्रभावित होगा और
फाइटोप्लैंक्टन के दृष्टांत यानी कि उदाहरण में अस्तित्व का विशाल रूप के छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और बड़ी बड़ी चीज़ें आराम से ठीक हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर लेखक कह रहा है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये जो वहाँ की घास है, जो वहाँ का विशाल जीवन चक्र है उसको चलाती है, वो भी नष्ट हो जाएगी। वॉक ऑन द ओशन, महासागर पर चलना। माई एंटार्क्टिक experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. एपिफेनीज का मतलब होता है प्रत्यक्ष दर्शन। अकर्ड का मतलब होता है घटित हुआ। मेरा अंटार्कटिका का अनुभव एक प्रकार के प्रत्यक्ष दर्शनों से भरा हुआ था, किंतु सबसे अधिक अच्छा प्रत्यक्ष दर्शन अंटार्कटिका को घेरे का था जो 65.55 डिग्री दक्षिण में था। द शोकल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. शोकल्स्की प्रायद्वीप तथा टेडपोल द्वीप जो हमें आगे जाने से रोक रहा था के बीच में एक मोटी बर्फ की सतह में किसी प्रकार से प्रवेश कर गया, घुस गया। The captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. जो कैप्टन था जहाज का, उसने हमसे कहा कि हमें तो वापस मुड़ना होगा और मुड़कर उत्तर की ओर चलना होगा, परंतु ऐसा करने से पहले हम सबको पुल से उतरकर महासागर पर चलने का आदेश दिया गया। हेडबैक वापस मुड़ना, गैंग प्लैंक यानी जहाज से नीचे उतरने का पुल। अब ये कहा गया कि महासागर पर चलना होगा। अब महासागर में कैसे चलेंगे, लेखिका ये सोच रही थी। सो देर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, इसलिए हम वहाँ 52 सदस्य थे 52, और किटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स। 52 सदस्य गोरटेक्स और चकाचौंध से बचने हेतु हमने क्या किया, वॉकिंग ऑन स्टार्क वाइटनेस डेट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर। हमने चकाचौंध से बचने के लिए चश्मे पहनकर उस सफेद बर्फ पर चल रहे थे जो चारों तरफ अनंत व्याप्त दिखाई दे रही थी। कि किटेड आउट यानी आवश्यक कपड़े पहन लिए, वहां के ग्लेज यानी चकाचौंध से बचने के लिए। और अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनीथ डेट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर। अब हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की परत हम सागर पे चल रहे हैं जो जमा हुआ है, और उसके नीचे 180 मीटर सजीव श्वास लेता हुआ नमकीन पानी था। इन द पेरीफेरी क्रेबिटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग themselves on ice froze much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. एक घेरे की परिधि में क्रेबिटर सीलें बर्फ की तैरती चादरों पर लेटी हुई इस प्रकार धूप सेक रही थी मानो कोई आवारा कुत्ते बरगद की छाया में लेटे हुए हों। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। ये किसी रिविलेशन का मतलब रहस्य उद्घाटन से कम न था। सभी चीजें वास्तव में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। 9 time zone, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play of our planet। 9 समय खंड, 6 चेक पोस्ट,
3 जलीय पिंड, ये शुरू में भी बताया है। आगे कई जीवमंडल में अपने ग्रह पर सुंदरता की इस नियंत्रण को देखकर अभी भी आश्चर्यचकित थी। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी? क्या होगा यदि अंटार्कटिका पहले जैसा गर्म प्रदेश हो जाएगा जैसा कि पहले भी रह चुका है? विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड बी वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वूली राइनोज? क्या हम, ये बात कौन कह सकता है, क्या हम यह देखने के लिए चारों तरफ रहेंगे? हम उस रास्ते पर जा चुके होंगे या हम भी, जिस पर डायनासोर, विशालकाय रोएदार हाथी और ऊनी गेंडे जा चुके थे, यानी हम भी उनकी तरह मेमथ्स यानी रोएदार बड़ा हाथी जो लुप्त हो गया, उनके जैसा हमारा भी यही हश्र होगा। वाई, हु इज टू से, ये कौन कह सकता है ये बात कि क्या होगा? बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. किंतु इन युवा किशोर जो बालक थे, इनके समूह के साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद, जिनके पास विश्व को बचाने का आदर्श, मैं कह सकती हूँ कि 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ घट सकता है, किंतु एक दिन भी कितना अंतर डाल सकता है। इस प्रकार यह आपका चैप्टर की हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। हाईलाइटेड पैराग्राफ्स हमने आपको बताए हैं इस ट्रांसलेशन के साथ, और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप इसके नोट्स कलेक्ट कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप अपने चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।